नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संख्यांकिकी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको संख्यांकिकी का जो महत्व है या जो कार्य होता है अर्थशास्त्र में, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देके मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बारी इन पॉइंट्सों को पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इसके फंडामेंटल बेस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो पहला पॉइंट है, इसका जो कार्य है या जो महत्व है संख्यांकिकी का अर्थशास्त्र में, पहला पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। दूसरा है अंत क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन कारण तथा परिणाम संबंध ज्ञात करना। तीसरा आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण करना, आर्थिक भविष्यवाणी करना, नीतियों का निर्माण करना या फिर आर्थिक संतुलन। ये वो 7 ऐसे काम हैं जो संख्यांकिकी अर्थशास्त्र में करती है और यही वो 7 चीजें हैं जिसकी वजह से संख्यांकिकी को अर्थशास्त्र की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि अर्थशास्त्र में किसी भी चीज को साबित करने के लिए एक अर्थशास्त्री को संख्यांकिकी का प्रयोग करना ही पड़ता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, आप ऐसे समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है ना, तो संख्यांकिकी उसकी प्रयोगशाला है। यानी बिना अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत हो, भले वो मांग का नियम हो, पूर्ति का नियम हो, परिवर्तित अनुपात का नियम हो, रोजगार का संतुलन स्तर हो या फिर आय का संतुलन स्तर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट बिना संख्यांकिकी के आप नहीं समझ सकते अर्थशास्त्र में। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बारंबार ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इसके बाद आपको केवल एक बार बुक से पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्थिक समस्याओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति, ये इसका मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, आर्थिक समस्याओं को अगर आप समझना चाहते हैं, आर्थिक समस्या हमें क्या समझना है, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्याएं या समस्या जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। अब आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों आर्थिक क्रियाओं के कारण। क्या होती है, आर्थिक क्रियाओं के कारण। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भैया, जो हमारे सीमित संसाधनों से जुड़ी होती हैं, सीमित संसाधन। अब प्रश्न उठता है कि भैया ये जो सीमित संसाधन है ये क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल, सीमित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मांग इस पूरे विश्व में बहुत ज्यादा होती है, जबकि पूर्ति प्रगति की तरफ से बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे एग्जाम्पल, पीने योग्य पानी, जिसे हम मीठा जल कहते हैं। मीठे जल की जो मांग है पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है, परंतु पूर्ति उतनी मात्रा में नहीं है। एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि सोना यानी गोल्ड, सिल्वर, तांबा, ये जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं जिन्हें हम खनिज भी कहते हैं दोस्तों, इनकी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा मांग है, परंतु प्रगति की तरफ से उतनी पूर्ति नहीं है। तो ये क्या होते हैं, हमारे सीमित संसाधन होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि संसाधन वो सभी चीजें होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और ऐसे संसाधन जो इस प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में, उन्हें हम सीमित संसाधन कहते हैं। और इन्हीं सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई किसी भी क्रिया को, भले वो उपभोग हो, निवेश हो, उत्पादन हो, वितरण हो, उससे जुड़ी कोई भी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं में
इन्हीं सीमित संसाधनों की दो विशेषताएं हैं दोस्तों, जिसे मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली बात तो ये सीमित है, यानी ये दुर्लभ है। ठीक है, पहली बात कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, जिन्हें हम सीमित संसाधन कहें या फिर दुर्लभ संसाधन कहें। दुर्लभता क्यों कहते हैं, क्या होता है दुर्लभ? भैया सिंपल सी बात, मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि इनकी जो मांग है ना, मानवीय आवश्यकताओं की जो मांग है मानव के द्वारा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति से हमेशा हमेशा ज्यादा रहती है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला जो हमारे ईंधन है, पूरे विश्व में इनकी मांग क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि प्रगति की तरफ से पूर्ति इनकी बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्या है, दुर्लभ संसाधन। अब देखिए दुर्लभ तो है, साथ में इनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। वैकल्पिक प्रयोग, अभी वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात। देखिए बहुत ही सरल सी बात है। आप ऐसा समझिए कि ये जो मोबाइल जिससे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक आपका संसाधन है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है, वो आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। उसी मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, भाई बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, है ना। तो देखिए संसाधन एक है, बट आप उसका एक से ज्यादा कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं दोस्तों वैकल्पिक प्रयोग। इन्हीं के कारण दोस्तों एक देश की अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या, जिसे दोस्तों हम चैन की समस्या भी कहते हैं, या फिर हम इसे संसाधनों के आवंटन की समस्या भी कहते हैं। संसाधनों के आवंटन की भी समस्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिए इन्हें ही कहते हैं आर्थिक समस्या, इसे ही कहते हैं आर्थिक समस्या। और इन्हीं आर्थिक समस्या जो कि एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है, संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण और उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण, जो एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं आर्थिक समस्या। और उन्हीं का परिणात्मक अभिव्यक्ति के लिए, परिणात्मक मतलब जिसे नापा जा सकता है, जिसे नापा जा सके, जिसको मेजरमेंट की जा सके। जैसे मान लीजिए बेरोजगार, रोजगार की जो समस्या है या बेरोजगारी की जो समस्या है, या फिर निवेश की जो समस्या है, जो उपभोग की समस्या है, या फिर उत्पादन की जो समस्या है, या फिर हम कहें कि जो हमारे वितरण की समस्या है, या फिर आय के संतुलन स्तर की समस्या, कोई भी आर्थिक समस्या, कोई भी आर्थिक समस्या हो, उसे समझने के लिए, उसको समझने के लिए कि भैया आखिर वो जो आर्थिक समस्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था में फैल रही है, बेरोजगारी हो रही है तो क्यों हो रही है, भाई निवेश का स्तर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उत्पादन का स्तर घट रहा है तो क्यों घट रहा है, बचत का स्तर बढ़ता जा रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। ये सारी बातों को जानने के लिए दोस्तों, जब तक हम निवेश, उपभोग, इन सभी आर्थिक मुद्दों को की संख्या में व्यक्त नहीं करेंगे, यानी उनका संकलन नहीं करेंगे, उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, निर्वाचन नहीं करेंगे, तो फिर समाधान यानी विश्लेषण नहीं करेंगे, तो फिर निर्वाचन कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और कोई भी आर्थिक समस्या को नापा, बिना नापे, बिना उसे संख्या में व्यक्त किए आप उसका बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोई सुझाव नहीं दे सकते, या फिर उसे आप सुधारने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि आर्थिक समस्याओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति, मतलब जितनी भी अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो संसाधन के दुर्लभ और उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण होती है, भले वो आय से संबंधित हो, व्यय से संबंधित हो, निवेश से संबंधित हो, है ना, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित हो, राष्ट्रीय आय से संबंधित हो, देशीय आय से संबंधित हो, निवेश से संबंधित हो, बाजार कीमत से संबंधित हो, कोई सामान्य कीमत से संबंधित हो, इन सभी का अध्ययन आप तभी कर सकते हो जब इनसे संबंधित चीजों को आप संख्या में व्यक्त कर सके। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो संख्यांकिकी उसकी प्रयोगशाला है, और बिना प्रयोगशाला के दोस्तों विज्ञान को समझना और विज्ञान से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाना
लगभग असंभव है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्थशास्त्र में जो संख्यांकिकी का जो महत्व है ना, वो अमूल्य है दोस्तों। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, परंतु दोस्तों इसका महत्व भी बहुत है। देखिए, हर चीज की सीमाएं होती हैं, हर किसी की सीमाएं होती हैं, हर सब्जेक्ट की कुछ कमियां होती है, बट इसकी खूबियां भी बहुत है। अगर आप शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में अगर आपने देखा हो कि भाई फार्मा कंपनी हो या आईटी कंपनी हो या एमएमसीसी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आगे 5 साल में क्या कैसा करेगी, भारत की शेयर मार्केट 5 साल बाद कहां खड़ी होगी, ये तभी भविष्यवाणी की जा सकती है जब उससे संबंधित हम आंकड़ों को नापते हैं, हम उसके प्रॉफिट को देखते हैं, हम उसके भाई हम उसकी बैलेंस शीट को देखते हैं, हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं, हम उसकी कैश फ्लो को देखते हैं, उनके एसेट्स देखते हैं, उसकी लायबिलिटीज देखते हैं, तभी हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर हम आगे के लिए डिसीजन लेते हैं। तो बिना संख्यांकिकी के दोस्तों अर्थशास्त्र निर्जीव है, निर्जीव। उसमें जान फूकने का जो काम करती है वो संख्यांकिकी ही करती है दोस्तों, मेरी बात को समझ लेना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अंतर क्षेत्रीय। ये देखिए, अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं। पहले अंतर क्षेत्रीय को समझिए। अगर हम बात करते हैं कि बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब ये क्या है, एक आर्थिक समस्या है। क्या है ये? एक आर्थिक समस्या है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई है। अगेन, सीमित संसाधन पहली बात तो दुर्लभ होते हैं यानी कम होते हैं, और दूसरा उनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। सिंपल सी बात। अब ये आर्थिक समस्या क्यों है, मैंने बता दिया, क्योंकि ये सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम किसी भी कच्चे माल का, मतलब मान लीजिए हम कपास से अगर कपड़ा बनाते हैं और गन्ने से अगर हम चीनी बनाते हैं, तो नेचुरल सी बात है, हमें श्रम तो चाहिए, श्रम यानी लेबर चाहिए। और जब लेबर की कम आवश्यकता होती है तब एक देश में क्या फैलती है, बेरोजगारी होती है। जब रोजगार का स्तर कम होता है तो नेचुरल सी बात है, नौकरियां कम निकलती है तो बेरोजगारी फैलती है। और बेरोजगारी किससे संबंधित है? अगेन, सीमित संसाधनों से। और जो सीमित संसाधनों के कारण जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, आर्थिक समस्या ही, बहुत ही सिंपल। अब इसकी आर्थिक समस्याओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? अर्थशास्त्र में संख्यांकिकी के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि कितनी बेरोजगारी है इससे संबंधित हम आंकड़ों को क्या करेंगे, उनका संकलन करेंगे यानी कलेक्शन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे यानी उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, यानी संगठन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर निर्वाचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे यानी एनालाइज करेंगे। फिर हम उसका निर्वाचन करेंगे और सरकार को हम क्या देंगे, सुझाव देंगे कि भैया आप बेरोजगारी की समस्या को इन कदमों को उठा के सुलझा सकते हो। तो ये आर्थिक समस्या, ये तो बात क्लियर होगी। अब हमें अगर ये भी जानना है कि भारत है और भारत के कौन सा क्षेत्र, आप जानते हो भारत का जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक, अगर आप बात करें कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है। अब दो राज्यों के बीच में या दो नगरों के बीच में या एक नगर या एक गांव के बीच में बेरोजगारी के बीच में आप तुलना कर रहे हो। जैसे अगर आप ये देख रहे हो कि बिहार और झारखंड के बीच में क्या मतलब बेरोजगारी की स्थिति क्या है, तो देखिए अंतर क्षेत्रीय, या मैं इसको मोटे तौर पे बांट दूं भारत में कि भारत के पूरे भारत को आप दो भाग में बांट सकते हो। एक शहरी क्षेत्र जो शहर है और एक ग्रामीण क्षेत्र जो गांव है। अब भाई हमें अब देखना है कि जो शहरी क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन भाई बेरोजगारी तो हम नाप सकते हैं संख्यांकिकी के माध्यम से, बट हमें तुलना करनी है कि अगर शहरों में और गांवों में जो बेरोजगारी की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है उनके बीच में क्या संबंध है या क्या अंतर है। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दोस्तों शहरों की तरफ लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं यानी आते हैं। तो इन दोनों के बीच में, या हम ऐसे कहें कि भैया उत्तर प्रदेश हो, या फिर हम कहें कि
मध्य प्रदेश हो, इन दोनों के बीच में बेरोजगारी की क्या तुलना है? तो देखिए हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आंकड़े होंगे, संख्यात्मक आंकड़े जो बेरोजगारी से संबंधित होंगे, उनका हम संकलन करेंगे, मतलब 5 स्टेप करेंगे और इसकी भी करेंगे, फिर दोनों में तुलना कर देंगे। हम ये भी कह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश से बेहतर है या बराबर है या सेम है या उससे बेकार है। हम तीनों में से अब कुछ भी कह सकते हैं। तो अंतर क्षेत्रीय, हम जैसे भारत को अगर दिशाओं में बांट दें कि भारत में उत्तर दिशा में पाई जाने वाली यानी उत्तर भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो दक्षिण भारत की तुलना में ज्यादा भयंकर है, या हम कहें कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली भाग से कम है। तो अंत क्षेत्रीय कोई दो गांवों के बीच में आप कर सकते हो, दो नगरों के बीच में कर सकते हो, दो शहरों के बीच में कर सकते हो, यानी अंत क्षेत्रीय तुलनाएं की जा सकती है संख्यांकिकी के माध्यम से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जिसमें मिजोरम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, असम आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, वहां पे बहुत ही घनघोर बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि वहां पे रोजगार के जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा सीमित है दोस्तों। तो वहां पे बहुत कम पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें पश्चिम दक्षिण की, जो महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया या ये हो गया, यहाँ पे जो रोजगार के साधन है वो ज्यादा पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, गुजरात में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो उनसे संबंधित हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, फिर हम सुझाव निकालते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बारंबार ये बात कह रहा हूं कि संख्यांकिकी का अर्थशास्त्र में बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि अंत क्षेत्रीय संबंध क्या होता है, अंत क्षेत्रीय तुलना क्या होती है। अब समय, अंतर समय यानी अंतर समय पे भी बात कर सकते हैं। जैसे भारत को आजादी मिली सन 1947 में, तब भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति थी, जो मांग थी या जो पूर्ति थी, जो आय का स्तर था, जो लोगों के जीवन स्तर की बात थी, वो कैसी थी। और आज चल रहा है 2021 में, तब गेहूं का क्या उत्पादन था। गेहूं जो है, गेहूं जो कि हमारा सीमित संसाधन है, गेहूं है ना, सॉरी वीट लिख देते हैं, मतलब मान लीजिए वीट यानी गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता 1947 में क्या थी और 2021 में क्या है। हम दोनों समय के बीच में तुलना कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि 2011 की तुलना में गेहूं चावल जो खाद्यान्न होते हैं उसकी और इन दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं। हम इसकी 2001 से तुलना कर सकते हैं, उससे पहले हम 1991 से तुलना कर सकते हैं, यानी कोई भी 2 साल, हम पिछले 5 साल अगर जैसे मान लीजिए 2016 से 2016 से लेकर 2021 तक का तुलना हम कर सकते हैं। इससे 2011 से लेकर 2015 तक, यानी यहां पे हम देख लेंगे कि आय का स्तर क्या था, व्यय का स्तर क्या था। भाई आय का संतुलन स्तर कहां प्राप्त हो रहा था, गेहूं का उत्पादन कितना था, चावल का उत्पादन कितना था, और 2021-16 इन 5 साल में क्या है। तो दो समय के बीच में भी हम अंतर कर सकते हैं, दो क्षेत्रों के बीच में अंतर कर सकते हैं, समय के बीच में अंतर कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। आने वाली समस्याओं का पहले से ही निदान करने की क्षमता रखती है संख्यांकिकी। तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि संख्यांकिकी अर्थशास्त्र की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शाखा है दोस्तों, क्योंकि बिना अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो कुछ भी नहीं है यदि आप उससे संबंधित संख्याएं ना प्राप्त करें एक देश की अर्थव्यवस्था में। तो मेरी बात को आप समझिए। अब बात करते हैं दोस्तों कारण तथा परिणाम संबंध में ज्ञात करना। देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्पादन गिरेगा यदि, उत्पादन यानी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन गिरेगा यानी जीडीपी गिरेगा, तो नेचुरल सी बात है रोजगार में कमी आएगी। रोजगार क्या होगा, जब उत्पादन गिरेगा तो रोजगार गिरेगा, जब रोजगार गिरेगा तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है आय घटेगी, जब आय घटेगी तो व्यय भी घटेगा, और जब व्यय घटेगा तो निवेश घटेगा,
है ना, निवेश घटेगा, और जब निवेश घटेगा दोस्तों तो दोबारा आय घटेगी, और देश क्या होगा, कम आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करेगा, कम आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करेगा, और कम आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करने से देश का जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बढ़ने से उनकी मांग और पूर्ति पे पड़ने वाले प्रभाव को यदि आप जानना चाहते हैं तो संख्याओं का ही प्रयोग करके समझ सकते हैं। आप जानते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से कि मांग, एक वस्तु की मांग और उसकी कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो किन्हीं भी दो संबंधों के बीच में कोई भी अर्थशास्त्र का सिद्धांत है तो उन दोनों के बीच में आखिर क्या ऐसा संबंध है, इसके लिए आपको फिर दोबारा क्या चाहिए होंगी, संख्याएं चाहिए होंगी। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए ना, बहुत ही सिंपल सी बात है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का जो ऑटो सेक्टर है उस पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। तो कारण और फिर उसका जो परिणाम है वो भी हम तभी बता सकते हैं जब उस आर्थिक समस्या से रिलेटेड हमारे पास क्या हो, आंकड़े हों। हम उन आंकड़ों को क्या करते हैं, पहले संकलन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, व्यवस्थीकरण करते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, और फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष में हम कारण और परिणामों के ही बारे में बात करते हैं कि अगर ये कारण है तो इनके ये परिणाम रहेंगे। अगर देश की सरकार अगर सरकारी व्यय को नहीं बढ़ाएगी मंदी काल में जब देश में आर्थिक मतलब मंदी चल रही होती है, तब देश की सरकार अगर सरकारी व्यय को नहीं बढ़ाएगी तो देश की जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें सुधार नहीं होगा। तो देख रहे हैं ना कि अर्थशास्त्र में जो संख्यांकिकी है वो किसी भी आर्थिक समस्या को तभी बहुत आसानी से उससे संबंधित कारण तथा परिणामों को बताने की क्षमता रखती है, क्योंकि अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है संख्यांकिकी। और उसमें हम क्या बात करते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, आंकड़े, और उसको कौन कलेक्ट करता है, अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता एक वैज्ञानिक है। अगर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो अनुसंधानकर्ता उसका क्या है, वैज्ञानिक है। दोस्तों समझ रहे हैं ना मेरी बात, बहुत ही सिंपल है। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण। देखिए कोई भी आर्थिक मॉडल हो, कोई भी देश है, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मतलब आर्थिक पक्ष बोलूं या आर्थिक चीज पहलू बोलूं, तो देखिए इसका जो यानी एक देश जो बनता है वो उस देश के नागरिकों से बनता है। और किसी भी देश के जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं कि मांग का सिद्धांत हो, पूर्ति का सिद्धांत हो, बाजार का सिद्धांत हो, आय तथा उत्पादन का सिद्धांत हो, निवेश का सिद्धांत हो, और या फिर हमें नीतियां बनानी हो, उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों आर्थिक मॉडल का निर्माण मतलब किसी देश में कैसी व्यवसायिक क्रियाएं क्या होगी, आर्थिक ढांचा कैसे होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, नौकरी पेशा व्यवसाय कैसे चलेगा, कैसे वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण होगा, जितना भी आर्थिक। अगर मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं और बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं, मान लीजिए मैं पहले आपके लिए डायग्राम बनाता हूं भारत का, ठीक है, ये मैंने भारत का डायग्राम बनाया जैसे मुझसे बन रहा है दोस्तों। तो देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी डालता हूं, ये भारत का डायग्राम बन गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये पूरा जो भारत का क्षेत्र है, ये पूरा जो भारत का क्षेत्र है, इसमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी उसका कैसा मॉडल होगा, इसको जानने के लिए और कैसा स्तर चल रहा है इस समय, ये हमें क्या करना पड़ेगा, उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है कि आर्थिक सिद्धांत हो, भले मांग से संबंधित हो, पूर्ति से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, निवेश से संबंधित हो, बाजारों से संबंधित हो, किसी भी आर्थिक मॉडल का निर्माण तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित हमारे पास क्या हो, परिमाणात्मक संख्याएं हों। और परिमाणात्मक संख्या के लिए अर्थशास्त्र को संख्यांकिकी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत तभी काम करेंगे जब उससे संबंधित संख्याएं हों। आर्थिक सिद्धांत किसी काम के नहीं है यदि
वर्तमान समय में उनसे संबंधित आंकड़े मौजूद ना हो दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि संख्यांकिकी का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। बिना संख्यांकिकी के आज की डेट में कोई भी देश की सरकार उस देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन नहीं कर सकती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब बात करते हैं इसकी आर्थिक भविष्यवाणी की। तो देखिए, मैंने आपको अगर इसका एग्जांपल दूं अगर मैं आपको शेयर मार्केट का, जैसे देखिए अगर मैं बात करूं रिलायंस कंपनी की, ठीक है, रिलायंस कंपनी की बात करूं या आईटीसी कंपनी की बात करूं या टीसीएस की बात करूं, ये टॉप कंपनीज हैं दोस्तों भारत की। रिलायंस हो गई, आईटीसी हो गई या बजाज फाइनेंस हो गई, ये भारत की कुछ टॉप कंपनीज में से एक है, ठीक है। अब देखिए, मैं आर्थिक भविष्यवाणी, अगर मैं रिलायंस कंपनी के पिछले 15 साल से संबंधित इसके आय व्यय, इसके उपभोग, मतलब सारी इस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, मैं इससे रिलेटेड आंकड़ों का क्या करूं, कलेक्शन करूं, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करूं, फिर उसका प्रेजेंटेशन करूं, फिर उसका एनालिसिस करूं और फिर मैं उसका इंटरप्रिटेशन यानी निर्वाचन करूं किसी भी कंपनी का, और फिर दोस्तों उससे संबंधित मैं आने वाले 5 साल में या फिर आने वाले 10 साल में ये कंपनी कैसा प्रदर्शन करेगी ये जानना चाहूं तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, आंकड़ों का। और आंकड़ों का सहारा लेना मतलब संख्यांकिकी का। तो देखिए, कौन सी कंपनी आने वाले समय पे अच्छा करेगी, बुरा करेगी, बहुत ज्यादा अच्छा करेगी, ये तभी जितने भी विशेषज्ञ होते हैं जो बिजनेस चैनल पे बैठे होते हैं और जितने भी प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं, वो संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पे ही कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, कोई भी देश की सरकार हो, कोई भी हो, संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या फिर तृतीयक क्षेत्र हो, कोई भी व्यवसायिक क्रिया हो, कोई भी आर्थिक क्रिया हो, उससे संबंधित आप भविष्यवाणी तभी कर सकते हैं जब आपके पास उससे संबंधित संख्यात्मक आंकड़े हो। संख्यात्मक आंकड़ों का मतलब ही है संख्यांकिकी, और उन्हें कैसे प्राप्त करना है, उनका कैसे व्यवस्थीकरण करना है, उनका कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, ये इसका मतलब भी क्या है, संख्यांकिकी। तो संख्यांकिकी के ही माध्यम से दोस्तों आप आने वाले भविष्य में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित भविष्यवाणी कर सकते हो। बिना आंकड़ों के ये संभव नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कोई भी नीतियों का निर्माण। नीतियां क्या होती हैं? नीतियों का मतलब है आने वाले जो निकट भविष्य होता है उससे संबंधित आर्थिक नीतियां बनाना, यानी पहले से डिसाइड करना कि आने वाले 5 साल में, जैसे कि आपको पंचवर्षीय योजनाओं का एग्जांपल दूं तो पंचवर्षीय योजनाएं कैसी योजनाएं थी? आर्थिक योजनाएं थी जो कि भारत में रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए बनाई जाती थी आने वाले 5 साल के लिए। तो आपको पता है कि पहली आर्थिक योजना पंचवर्षीय योजना 1991 में स्टार्ट हुई थी और लगभग 11-12 योजनाएं रही। जो योजना आयोग था वो इसको इंप्लीमेंट करता था, पर नरेंद्र मोदी साहब इन्होंने क्या किया, उस कहते हैं योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया है, आप जानते हैं, नीति आयोग। अब नीति आयोग भी यही काम करता है। तो नीति आयोग क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है, भले वो व्यक्तिगत हो भले समष्टिगत हो। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अगर आपको देश के विकास के लिए कोई भी ऐसी योजना बनानी है, भले वो लोगों के आर्थिक पक्ष से जुड़ी हो, लोगों के सामाजिक पक्ष से जुड़ी हो। आर्थिक पक्ष से यानी कितनी नौकरियां दी जाएगी, भाई कहते हैं डिफेंस में इतनी नौकरियां निकलेगी, आर्मी में इतनी नौकरियां निकलेंगी, या इस बैंकिंग सेक्टर में इतनी नौकरियां निकालेंगे हम, ये सारी ये क्या है, हमारे आर्थिक पक्ष हैं। और अगर सामाजिक पक्ष की बात करें कि इतने स्कूल खोले जाएंगे, इतने कॉलेज खोले जाएंगे, या फिर
लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। ये सारी जो नीतियां हैं, इन सारी नीतियों का निर्माण भले वो व्यक्तिगत स्तर पे हो यानी व्यष्टि स्तर पे हो या फिर समष्टि स्तर पे हो यानी पूरे संपूर्ण देश के स्तर पे हो, उनका निर्माण आप तभी कर सकते हो दोस्तों जब आपको सही मायने में उनसे संबंधित संख्यात्मक सूचनाएं हों। अगर कोई देश की सरकार किसी प्रकार की आर्थिक नीति का निर्माण करना चाहती है तो उसको 100% पहले उससे संबंधित आंकड़े होना ही चाहिए, तभी वो नीतियां बना पाएंगी दोस्तों, अदरवाइज वो नहीं बना सकती। ये बात आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं आर्थिक संतुलन की। अभी आर्थिक संतुलन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आर्थिक संतुलन को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये आर्थिक संतुलन स्तर है भारत में, कभी आप जानते हो कि कभी तो देश में तेजी काल चलता है, कभी मंदी काल चलता है, और कभी तेजी काल कभी मंदी काल, और ये हर देश में होता है, ठीक है। कभी तेजी काल कभी मंदी काल, कभी तेजी काल और कभी मंदी काल। बट हर देश की सरकार ये प्रयत्न करती है कि देश में ना तो ज्यादा तेजी काल हो और ना ही ज्यादा मंदी काल हो। वो हमेशा देश को आर्थिक संतुलन में प्राप्त करने की कोशिश करती है, ना ही तेजी काल ना ही मंदी काल। जैसे यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं ए, बी, सी, डी और ई, ये हमारे संतुलन यानी आर्थिक संतुलन को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब तेजी काल होगा तब कौन से प्रावधान किए जाएंगे, यानी राजकोषीय उपाय किए जाएंगे जो देश के सरकारी बजट के माध्यम से किए जाते हैं, या फिर मौद्रिक उपाय कौन कौन से उठाए जाएंगे जो देश के आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है भारत में। तो देखिए, भले राजकोषीय उपाय जो देश की सरकार सरकारी बजट के माध्यम से करती है, या फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है यानी केंद्रीय बैंक होता है किसी देश का, जिसे आप मौद्रिक उपाय कहती हूं, तो कौन कौन से मौद्रिक उपाय उठाए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे यानी मौद्रिक उपाय किए जाएंगे या राजकोषीय उपाय किए जाएंगे जब देश में तेजी काल चल रहा हो या मंदी काल चल रहा हो। ये भी तभी संभव है जब आप उससे रिलेटेड आपके पास क्या हो, आंकड़े हो। और तो इसके लिए भी दोस्तों संख्यांकिकी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भविष्यवाणी करने की जो एबिलिटी है वो केवल संख्यांकिकी के ही अंतर्गत है। किसी भी आर्थिक सिद्धांत, कोई भी आर्थिक सिद्धांत हो, उसका तब तक आप उसका कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब आप उससे रिलेटेड कोई संख्या ही ना हो आपके पास। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आर्थिक संतुलन हो या नीतियों का निर्माण हो या आर्थिक भविष्यवाणी हो या किसी भी आर्थिक सिद्धांत या मॉडल का निर्माण करना हो, कुछ भी करना हो अर्थशास्त्र में, भले वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करना हो, समष्टि में करना हो, भारतीय अर्थव्यवस्था में करना हो, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में करना हो, विश्व अर्थव्यवस्था में करना हो, शेयर मार्केट में करना हो, बैंकिंग में करना हो, सब में जहां पे भी करना हो ना, आपको उससे संबंधित संख्यात्मक आंकड़े तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए दोस्तों, कोई भी वाणिज्य संस्था हो या गैर वाणिज्य संस्था हो, उसकी आर्थिक सफलता के लिए संख्यांकिकी का होना, संख्यांकिकी का प्रयोग करना अनिवार्य मानता हूं मैं। तो आई थिंक ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।